बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। जैसा कि हम पास की वीडियोस के अंदर प्रीवियस सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए, आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स बुक प्रॉब्लम सारी कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि हम इसको एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट कर लें। तो आइए जी, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ये कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1.3 पिकोफैराड। आप समझ लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके का, एक पैरेलल फील्ड कैपेसिटर है हमारे पास, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि जिसके दरमियान में एयर भरी हुई है और उसकी कैपेसिटेंस हमें दे दी गई है 1.3 पिकोफैराड। कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस जो पहले d था, अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाकर 2d कर दूं यानी डबल कर दूं, एंड द वैक्स इज इंसर्ट बिटवीन देम, और इसके बीच में वैक्स इंसर्ट कर दूं, पहले जहां एयर थी वहां पर अब वैक्स इंसर्ट कर दें, द न्यू कैपेसिटेंस इज 2.6 पिकोफैराड। इसको मैं C1 कह देता हूं, इसको मैं C2 कह देता हूं। 2.6 पिकोफैराड। जब वैक्स इंसर्ट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट डबल कर दी, तो डिस्टेंस डबल कर दिया, तो फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वैक्स। हमसे वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कहा गया था कि जब इन दोनों के दरमियान में एयर इंसर्ट हुई थी तो कैपेसिटेंस इतनी थी 1.3 पिकोफैराड। जब इन दोनों के दरमियान की हमने डिस्टेंस बढ़ाया और हमने इसके बीच में वैक्स इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास 2.6 पिकोफैराड, और हमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के पूछा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले कहेंगे कि भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट टाइम्स ए ओवर डी। ई नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कब पुट करते हैं कि जब एयर इंसर्ट की रखी हो, यानी कुछ और ना हो, कोई अदर मीडियम ना हो, एयर हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हमें दे दी गई है, ये होगा C1 के नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये जब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट के दरमियान में एयर मौजूद हो तब उस वक्त ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यानी तभी हम परमिटिविटी पुट कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर वैक्स इंसर्ट है तो वहां पर तो हमें उसकी रिलेटिव परमिटिविटी रखनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास C1 जो है वो कितना है, 1.3 पिकोफैराड, यानी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू ई नॉट ए बाई डी, और इसको हम कह देते हैं कि ये कंडीशन नंबर 1 है। फिर हमें कहा गया था कि C2 की वैल्यू, जब हम C2 का फॉर्मूला बनाएंगे तो C2 के अंदर हम ई नॉट नहीं रखेंगे बल्कि ई रखेंगे। ई क्या होगा यहां पर, ई होगा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वैक्स। तो ये तो रिलेटिव परमिटिविटी होगी, ई लिखा है यहाँ पर। अब हमने ई नॉट नहीं लिखा क्योंकि ई नॉट हम तब रखते हैं कि जब दोनों के दरमियान में एयर इंसर्ट कर रखी हो। अभी तो वैक्स इंसर्ट कर दिया है हमने, और डिस्प्लेसमेंट भी हमने डबल कर दी है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी डी नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे, 2d। अभी C2 की वैल्यू भी हमें दे दी गई थी 2.6 पिकोफैराड, यानी ई ए ओवर 2d। इसको मैं कह रहा हूं कंडीशन नंबर 2। बात समझ रहे हैं, ये तब की कैपेसिटेंस आई कि जब इन दोनों के दरमियान में एयर इंसर्ट कर रखी थी, और ये तब की कैपेसिटेंस आई कि जब हमने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दिया था, यानी डबल कर दिया था, और जो इनके बीच का मीडियम पहले एयर था और अब हमने वैक्स इंसर्ट कर दिया था। तो हम करते ये हैं कि हम सॉल्यूशन के लिए डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2.6 इज इक्वल्स टू ए ई ओवर 2d डिवाइडेड बाय ये कितना था, 1.3 इंटू ई नॉट ए ओवर डी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये पिको के अंदर दिया था, आपने इसको फैराड में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो भाई पिको से पिको काट दो, जब आप डिवाइड कर रहे हो तो सेम ही वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब इसको जब इससे कैंसिल करोगे तो ये आपको 2 दे देगा, ए से ए गया, डी से डी गया, ठीक। तो क्या बचा, 2 इज इक्वल टू ई अपॉन ये 2 और ये ई नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 ई नॉट हो जाएगा, ये 2 ई नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई। और फिर आप बोलेंगे कि ये हो गया 4 ई नॉट, यानी कि ई इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू 4 ई नॉट। क्या बात समझ रहे हैं?
ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई किसकी, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दी वैक्स की, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी नहीं कहते, इसको तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रिलेशन है किसके साथ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्स के साथ, दैट ई इज इक्वल टू 4 ई नॉट। अब आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल कर आता है रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल कर आता है रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या ये आपको फ्रेम में नजर आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ई जो है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 4 ई नॉट के बराबर है। तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, के इज इक्वल टू 4, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 4। वैसे आप यहां से भी इसको उठा सकते थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर 4 है, बट रिलेशन ये है। तो हमें मिल गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 4 के बराबर। दो हमें सिनेरियो दिए गए थे कि पहले इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में एयर थी, तो तब कैपेसिटेंस इतनी, फिर जब हमने इसके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दिया और इसके बीच में वैक्स इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस कितनी थी। दोनों को हमने डिवाइड किया, वैल्यू 2 मिली, रिलेशन बना E इज इक्वल टू 4 ई नॉट। हमने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रखा, वैल्यूज पुट करें, कैंसिल किया, हमें रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई है। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। देख लीजिए, इसको कर लीजिए, चेक कर लेते हैं कि बुक इसका आंसर क्या लिख रही है। जी, तो बुक लिख रही है 4.0 यानी कि 4 ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कर लीजिए इसको भी जल्दी से। जी आइए तो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है 3 कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस ऑफ 10, 50 एंड 25 म्यू फैराड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 250 वोल्ट सप्लाई, टोटल कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। एक एक करके चीजें कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। ठीक, तो पहले हमने तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो C1 आ गई 10 म्यू फैराड की, C2 आ गई 50 म्यू फैराड की, और C3 आ गई 25 म्यू फैराड की। C1 10 म्यू फैराड की, C2 50 म्यू फैराड की और C3 25 म्यू फैराड की। तीनों कैपेसिटेंस आ गई। और जो बैटरी हमने लगाई है वो लगाई है 250 वोल्ट की। ठीक, तो अब मैं कहता हूं कि मेरे पास सबसे पहले मुझे पूछा गया चार्ज ऑन ईच व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए, हमें पता है जब भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, यानी तीनों तक जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी 250 वोल्ट जाएगा, इसमें भी 250 वोल्ट जाएगा, इसमें भी 250 वोल्ट जाएगा, बट चार्ज जो होगा वो सब में डिफरेंट रहेगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं सबसे पहले ए पार्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं, यानी कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे Q1 इज इक्वल टू C1V। तो C1 कितना है हमारे पास? C1 है 10 म्यू फैराड। क्या म्यू को मैं 10 एक्सपोनेंट -6 दिया? चलिए एक काम करते हैं, पहले 10 म्यू फैराड लिख दें, मसला नहीं है। मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। अच्छा, इसको V1 नहीं लिखेंगे, इसको V ही लिखेंगे, तो ये वोल्टेज सेम रहेगा। Q1 इज इक्वल टू C1V। वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट। ये 10 म्यू फैराड तो याद रखिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2500 म्यू फैराड। और 2500 को म्यू फैराड को आप क्या कर सकते हैं? आप 3 दफा पॉइंट को यहाँ पीछे लेके आएंगे, 10 की पावर +3 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू 10 की पावर -6 होगी, तो +3 -6 बिकेम 2.5 की पावर -3 फैराड, यानी जिसको आप लिख सकते हैं 2.5। अच्छा, हमने कैलकुलेट किया है चार्ज, तो इसको हम लिखेंगे कूलम। म्यू कूलम में पहले आंसर मिला था, ये भी कूलम और ये भी कूलम, तो हमें आंसर मिल रहा है 2.5 मिली कूलम। यानी अगर किसी को ये वाली बात नहीं समझ में आई हो तो वो यहां देखें कि ये जो आपका 2500 था, इसको आप लिख सकते हैं 2.5 की पावर 3। इस म्यू की वैल्यू होगी पावर 6, तो बेसिस सेम पावर ऐड अप करेंगे, पावर आपको -3 मिल जाएगी, और इसको आप लिख देंगे 2.5 मिली कूलम। तो हमें पहला चार्ज मिल गया 2.5 मिली कूलम। ठीक है जी, दूसरा चार्ज निकालते हैं। दूसरा चार्ज कैसे निकलेगा? दूसरा चार्ज निकलेगा Q2 इज इक्वल टू C2V। तो C2 जो है वो कितना है? C2 है 50, वोल्टेज है 250। आप इसको मल्टीप्लाई करा लें, 250 मल्टीप्लाई बाय 50
became 12,500 म्यू कूलम। तो 12,500 म्यू कूलम में भी आप यही करेंगे, पॉइंट को यहां 3 दफा पीछे लाएंगे, 12.5 हो जाएगा, सेम बिहेवियर अटेम्प्ट होगा। हम बोलेंगे 12.5 मिली कूलम हमें इसकी वैल्यू मिल रही है, तो Q2 भी मिल गया। जब Q3 निकालने जाएंगे तो Q3 के लिए बोलेंगे ये है C3 भी। अब C3 कितना है, C3 है 25, उसको मल्टीप्लाई कराइए 250 के साथ, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 250, 25 मल्टीप्लाई बाय 250 इज 6250, 6250 म्यू कूलम। और फिर हम बोलेंगे इसमें भी पॉइंट को पीछे लाओ, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6.25, इसमें 1 2 3 12.5, इसमें 1 2 3 6.25, वही बिहेवियर अटेम्प्ट होगा, ये भी हो जाएगा मिली कूलम। तो पहली जो वैल्यू हमें मिल रही है Q1 की, वो मिल रही है 2.5 मिली कूलम। दूसरी वैल्यू जो हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है 12.5 मिली कूलम, और तीसरी वैल्यू जो हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है 6.25 मिली कूलम। ठीक, मिली कूलम, ये भी मिली कूलम। तो चेक करें कितना आंसर लिखा हुआ है बुक में। तो 2.5 मिली कूलम, 12.5 मिली कूलम, 6.75 मिली कूलम, और आंसर आ रहा है 6.25 मिली कूलम। ठीक है जी, वो तो मसला नहीं है। तो ये पहला पार्ट तो ऐसा कैलकुलेट हो गया कि जिसके अंदर से पूछा गया था कि ये बताइए कि तीनों तक चार्ज कितना पहुंचेगा, तो ये हमने बता दिया। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज डिफरेंट रहता है और वोल्टेज सेम रहता है, तो हमने चार्ज डिफरेंट रखा, वोल्टेज सेम रखा, कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद इसके अगले पार्ट में जो हमसे पूछ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए टोटल कैपेसिटेंस कितनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दूसरी चीज हमसे पूछी गई है टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देन C1 था 10 प्लस 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 10 85, ये आ जाएगा 85 म्यू फैराड। ये आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेक करें क्या बुक इसका आंसर यही लिख रही है। हाँ जी, 85 म्यू फैराड। चलें भाई, ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, तीसरे पार्ट में कह रहे हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो अब पूरा केस ही चेंज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि यही तीन कैपेसिटर जो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड थे, अब यही तीन कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड होंगे सीरीज में। कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, हमने कनेक्ट कर दिया इनको। कैसा, हमने इनको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। ठीक, तो ये आ गया C1 10 वोल्ट का 10 म्यू फैराड का, C2 आ गया 50 म्यू फैराड का, और C3 आ गया 25 म्यू फैराड। ठीक है, यहां से हम वही 250 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिफरेंट रहता है, चार्ज सेम रहता है, तो वोल्टेज अब हम डिफरेंट रखेंगे, यानी इस तक जाने वाला वोल्टेज अलग, इस तक जाने वाला वोल्टेज अलग, इस तक जाने वाला वोल्टेज अलग। लेकिन मुझे चार्ज चाहिए टोटल चार्ज के इन भाई, अगर मैं इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करूं कि ये 250 वोल्ट की बैटरी कितना चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, वही टोटल चार्ज इसका भी होगा, वही चार्ज इसका भी होगा, वही चार्ज इसका भी होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है वो सेम रहता है। तो क्योंकि चार्ज सेम रहता है तो मुझे जो टोटल चार्ज मिलेगा वही मेरा इसका भी चार्ज होगा, इसका भी चार्ज होगा और इसका भी चार्ज होगा। बट सवाल यह है कि टोटल चार्ज के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज तो ये रहा, टोटल कैपेसिटेंस का मैं ये वाली यूज कर सकता हूं, इसको पॉज करके आप जवाब लिखिएगा, लेकिन मैं ये वाली यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो टोटल कैपेसिटेंस है ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की थी। अब हम किस कॉम्बिनेशन में है, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो अब जो टोटल कैपेसिटेंस निकलेगी वो निकलेगी सीरीज कॉम्बिनेशन की, और सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस निकलती है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से। जो हमने यहाँ टोटल कैपेसिटेंस चाहिए वो सीरीज कॉम्बिनेशन की चाहिए, ये तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की मिल रखी है। तो अब हम जाएंगे 1/CE इज इक्वल टू C1 है 10, C2 है 50, C3 है 25। जब हम यकीनन इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें 50 मिलेगा।
10 पे 5 पे, इस पे 1 पे, इस पे 2 पे, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी, बहुत खराब लाइन खींची है, इसको सही खींच लेते हैं। तो अब जो मुझे आगे कैलकुलेशन करनी है, अब जो हमने आगे की कैलकुलेशन करनी है उसके मैं बोलूं कि 1/CE इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 + 1 6 + 2 8, ये हो जाएगा 8/50, और फिर मैं रेसिप्रोकेट करूं बोथ साइड पर, तो आंसर मुझे मिलना चाहिए 8 के टेबल में 48 आएगा 6 पर, फिर बचेगा 20, तो 8 के टेबल में 2 पर, फिर 5, तो 6.25 म्यू फेराड की मुझे टोटल कैपेसिटेंस मिलनी चाहिए। क्या मुझे टोटल कैपेसिटेंस इतनी मिलेगी? मैं कैलकुलेट करके देख लूं। टोटल कैपेसिटेंस मुझे मिली 6.25 म्यू फेराड की सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये मुझे मिली थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस मिल गई। अब मुझे चाहिए टोटल चार्ज। क्यों टोटल चार्ज चाहिए? क्योंकि मुझे V1 V2 V3 कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला क्योंकि Q इज इक्वल टू CV है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये और ये चाहिए। भाई तीनों की कैपेसिटेंस तो मेरे पास है लेकिन चार्ज नहीं है। अब मैं चार्ज कैसे निकाल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि भाई जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस होगा वही तीनों तक जाएगा। टोटल चार्ज के टोटल कैपेसिटेंस, टोटल वोल्टेज चाहिए था, टोटल कैपेसिटेंस नहीं थी, वो हमने कैलकुलेट की। अब ये वोल्टेज तो हैगा मेरे पास, अब मुझे क्या एक्चुअली में निकालना पड़ेगा? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा Q इज इक्वल्स टू CEV से टोटल चार्ज। तो CE है 2.5 एक्सपोनेंट, V कितना है हमारे पास? V है 250। तो हम कहते हैं कि 250 मल्टीप्लाई बाय 6.25, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इज 1562.5, 1562.5 म्यू कूलम। ठीक है जी, 1562.5 म्यू कूलम। क्या बात समझ रहे हैं? ये मुझे मिल गया टोटल चार्ज। अब यही चार्ज यहां भी जा रहा है, यही चार्ज यहां भी जा रहा है, ये भी चार्ज, यही चार्ज यहां भी जा रहा है। चार्ज तो सेम रहेगा ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये जो टोटल चार्ज आएगा यही तीनों तक जाएगा। अब मुझे एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है वोल्टेज, यानी मुझे इसका V1 बताना है, मुझे इसका V2 बताना है, मुझे इसका V3 बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं बोलूंगा कि मेरे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। तो इससे V का फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन C1, यानी कि V1, ये C1 जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। तो Q कितना है? Q है 1562.5 म्यू कूलम अपॉन C1 कितना है? 10 म्यू फेराड। अच्छा देखो यहां भी म्यू था, इधर से भी म्यू आएगा, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, तो इसलिए उसको पुट करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हो? यानी म्यू की वैल्यू 10 एक्सपोनेंट यहां रखूं 10 एक्सपोनेंट -6, इस फेराड के साथ जो म्यू लगा हुआ है इसको रखूं 10 एक्सपोनेंट -6, तो वो कैंसिल ही हो जाना है। तो नहीं रखो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको डायरेक्ट डिवाइड करो, जब इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो पहली वैल्यू आपको मिलेगी, ये मिल जाएगा आपको 156.25 वोल्ट। V1 मिला 156.25 वोल्ट। चेक करें क्या पहला वोल्टेज हमें इतना ही मिल रहा है? देखें बुक में, हाँ जी 156.25 वोल्ट। तो हमें ये मिल गया पहला वोल्टेज। उसके बाद हमने निकालना है दूसरा वोल्टेज और तीसरा वोल्टेज। क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है। तो अब क्योंकि मुझे V2 निकालना है, तो V2 का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C2। तो V2 इज इक्वल टू Q कितना है हमारे पास? Q हमने टोटल निकाला था 1562.5 और C2 कितना था? 50। तो हम करते हैं 1562.5 अपॉन 50, 1562.5 अपॉन 50 इज 31.25। 31.25 वोल्ट का मुझे V2 मिल गया। तो देखें जी V2 कितना लिखा हुआ है? 31.25। अच्छा इन्होंने तीसरे में लिखा है 31.25, ठीक है, कोई मसला नहीं, यही वैल्यू मिलेगी आपको। फिर जब V3 निकालने जाएंगे तो V3 क्या बोलेंगे? Q अपॉन C3। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता ना, 50 वाले को पहले लगा दें, 25 वाले को बाद में लगा दें। हो सकता है मैंने 50 वाले को बाद में लगाया और 25 वाले को पहले लगाया। तो अब चार्ज कितना है? 1562.5 अपॉन C3। C3 कितना था? C3 था 25। 25 को जब डिवाइड करेंगे तो 1562.5 अपॉन 25 इट इज 62.5, 62
0.5 वॉट। तो ये हमने निकाला तीनों वोल्टेज, ये हमने निकाला टोटल चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये हमने निकाला सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये जो हमने कैलकुलेट किया था, दिख रहा है आपको, ये जो हमने कैलकुलेट किया था Q1 इज इक्वल टू 2.5 मिली कूलम, ये आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल चार्जेस हैं। Q1 में इतना गया, Q2 में इतना गया, Q3 में इतना गया। होपफुली आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया हो। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं ये आपको एक ही फ्रेम में पूरा दिखा पाऊं तो ये कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन हुई है हमारी। यहां से हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, पहले हमने Q1 Q2 Q3 निकाला था, फिर हम कैलकुलेट करते हुए गए हैं वहां तक। ठीक है जी, होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, आपको इसका पूरा फ्रेम मिल रहा होगा कि ये पूरे सवाल का सॉल्यूशन हमने इस तरीके से बनाया है। तो कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तीन कैपेसिटर जो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड, ये डायग्राम बुक में बनी हुई। अब ये एक्चुअली में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड डायग्राम है, तो आपको समझना पड़ेगा इसको थोड़ा लॉजिकली। आप सबसे पहले ये समझिए, जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम बताते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो अगले कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। यानी इन दो का जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इस C1 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3 कैसे निकालेंगे? मैं इसको कह रहा हूं C23, यानी C2 और C3 की पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C2 प्लस C3, दोनों को ऐड कर दो। तो C2 था 3 म्यू फैराड और C3 था 5 म्यू फैराड, तो जो इक्विवेलेंट आई इन दोनों की वो आई 8 म्यू फैराड। ठीक है, तो C23 जो है, जो कि इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो इसके साथ, यानी इसी की अगली डायग्राम बनाऊं अगर मैं, तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यानी कि जो C23 है, इस C23 को मैं C4 बोल दूं, अगर आप याद रख सकें। C4 क्या है? C23 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो ये C4 और ये C1 जो है ये कनेक्ट होंगे आपस में सीरीज में, इन दो का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे देखिए सबसे पहले ये, अगर मैं इसको देखूं तो ये जो भी कॉम्बिनेशन है ये इसका सीरीज में कनेक्ट होगा। ये 100 वोल्ट मैं इसको यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं, इसकी कैपेसिटेंस मेरे पास 2 म्यू फैराड की और इसकी कैपेसिटेंस मेरे पास 8 म्यू फैराड की। अब मुझे पता है कि 100 वोल्ट मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्जेस सब में सेम रहेंगे, वोल्टेज सब में अलग रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूं कि इस तक वोल्टेज कितना जा रहा है और इस तक चार्जेस कितने जा रहे हैं। पहले मैं टोटल के निकालूं, मैं C1 के लिए अगर निकालने चाहूं कि C1 के ऊपर टोटल चार्ज कितना जा रहा है, देखो एक बात याद रखोगे कि टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट का है। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये चाहिए कि इस तक पहुंचने वाला चार्ज। कैसे निकालें भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम जाता है, यानी जितना टोटल चार्ज होगा उतना ही दोनों में चार्ज जाएगा। अब टोटल चार्ज कैसे निकालें? तो टोटल चार्ज के लिए टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज चाहिए। तो टोटल वोल्टेज तो हैगा 100 वोल्ट का, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप यहां बोलोगे सिंस C1 एंड C4 आर कनेक्टेड सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप इन दो की जरा इक्विवेलेंट निकालो तो वो कितनी आएगी? इसको कह दो CE इज इक्वल टू C1 अपॉन C4, यानी 1 अपॉन CE इज इक्वल टू C1 कितना था? C1 था हमारे पास 2 और ये कितना था हमारे पास? ये था हमारे पास 8। अब मैं इन दोनों का अगर सॉल्यूशन बनाऊं, यहां बना लेता हूं, 1 अपॉन CE, 8 एलसीएम आ जाएगा 2 के टेबल 4 पर, तो ये 4 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 5 अपॉन 8, यानी कि CE इज इक्वल टू, ये 5 अपॉन 8 आया था ना, तो इसको हम लिखेंगे 8 अपॉन 5 रेसिप्रोकेट करके। जब डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1.6,
और ये दोनों किस में थे, ये दोनों म्यू में थे, तो ये होगा म्यू फेराड। ये आ गई मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों की। ये मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे टोटल चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज के लिए टोटल वोल्टेज और टोटल कैपेसिटेंस चाहिए होता है ना, तो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये होगा सीईवी। इसकी बात हो रही है, अभी इस पर आएंगे दोबारा, हमने तो वापस आना है। तो टोटल कैपेसिटेंस है 1.6 और वोल्टेज हमने दिया है 100। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 1 2 यानी कि 160 म्यू कूलम। 160 म्यू कूलम हम यहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर ये चार्ज यहां पर जा रहा है, ये वाला चार्ज अगर इधर जा रहा है तो इधर भी चार्ज इतना ही जाएगा। चार्ज दोनों में सेम है ना, यानी मुझे क्या पता चल गया, मुझे देखो, मुझे C1 का वोल्टेज भी बताना है, मुझे C1 का चार्ज भी बताना है, C2 का वोल्टेज भी बताना है, C2 का चार्ज भी बताना है, C3 का वोल्टेज भी बताना है, C3 का चार्ज भी बताना है। 6 चीजें पूरी कैलकुलेट होंगी। तो अब मुझे ये पता चल गया कि C1 के बारे में, तो मुझे पता चल गया कि C1 के अंदर जो चार्ज जा रहा है, चार्ज इन C1 वो कितना है, C1 का चार्ज होगा Q1, तो वो कितना है, वो इतना ही है जितना ही टोटल होगा, कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये मिल गया। इसके अंदर का वोल्टेज निकालने, इसके अंदर का वोल्टेज कितना जा रहा है जरा निकालने, इसके अंदर वोल्टेज कितना जा रहा है, कैसे निकालेंगे आप, Q इज इक्वल टू, आप ये कहें चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन C1 कैपेसिटर 1, ठीक है। तो मैं कहूंगा Q इज इक्वल टू CV, यानी V इज इक्वल टू Q1 बाय C1, ये होगा वोल्टेज 1। तो जब वोल्टेज 1 निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि Q1 कितना दिया हमने, Q1 दिया 160 म्यू कूलम का, टोटल जितना, अपॉन C1, C1 कितनी है 2 म्यू फेराड। तो म्यू से म्यू काट दो, 2 1 जा 2 80 जा, यानी 80 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज जा रहा है इसमें, 80 वोल्टेज जा रहा है इसमें, 80 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है C1 में, यानी C1 के अंदर चार्ज है कितना, ये हमने निकाला 160 म्यू कूलम, और C1 के अंदर वोल्टेज है कितना 80 वोल्ट। अच्छा, इसका भी वोल्टेज निकालें, अभी बात समझने वाली है, अभी लॉजिक है। अब इसका भी जरा वोल्टेज निकालें, जरा वोल्टेज निकालने जाएं C4 में, वोल्टेज इन C4 जरा निकालें। तो वोल्टेज निकालेंगे C4 में, तो आप बोलेंगे V4 इज इक्वल्स टू Q ओवर C4। अब ये चार्ज तो टोटल ही है ना, Q तो इतना ही गया होगा दोनों में, जो टोटल है सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज तो इतना जाएगा, इतना इतना जितना इसमें है उतना ही इसमें। तो इसमें चार्ज कितना गया, वही ये टोटल 160 म्यू कूलम, और ये कितना था, ये था 8, ये लिखा हुआ 8 म्यू फेराड, यानी 8 1 8 20, ये हो गया 20 वोल्ट। अब अगर आप कुछ बात समझ पा रहे हो, तो ये वो 20, देखो 100 वोल्ट में से 80 वोल्ट तो ये ले गया, ये देखो मैं कैलकुलेट कर रखा है, 100 वोल्ट तो हमने टोटल दिया था, 80 वोल्ट ये ले गया, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इसके पास आ गया, ये हमने कैलकुलेट करके भी निकाला। तो ये 20 वोल्ट आ गया, ये 20 वोल्ट इस पूरे में जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा इसका कॉम्बिनेशन, यानी ये 20 वोल्ट इसमें जा रहा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को तुम 20 वोल्ट दे रहे हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वोल्टेज सेम रहता है, यानी जो तुमने 20 वोल्ट इसको दिया है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, वो 20 वोल्ट तुमने इन दोनों को दिया है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। अगर तुम इसको 20 वोल्ट दे रहे हो, यानी तुम इन दोनों को, ये था क्या, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अरे बात पकड़ो ना, ये 20 वोल्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था ना, ये 8 म्यू फैराड इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी। तो जो इसको वोल्टेज गया वो इन दोनों में गया, यानी कि जो वोल्टेज C2 में गया वो भी 20 वोल्ट का। C2 में जो वोल्टेज वो भी कितना 20 वोल्ट का, और C3 में जो वोल्टेज वो भी कितना 20 वोल्ट का। अलग से थोड़ी निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जितना टोटल दिया है उतना ही हर एक को इंडिविजुअली दिया। और क्या निकालना है इन दोनों का चार्ज, तो अब देखो इनका वोल्टेज भी, इनकी कैपेसिटेंस भी है, इसमें कैपेसिटेंस 3 म्यू फैराड, इसमें वोल्टेज 20 वोल्ट। अब चार्ज निकालना क्या ही मुश्किल बचा, निकालें। चार्ज इन C2, कैपेसिटर 2 में कितना चार्ज होगा, तो Q2 इज इक्वल टू C2, और इसका वोल्टेज, इसमें वोल्टेज कितना जा रहा है 20 वोल्ट, टोटल वोल्टेज जो है ये लिखा हुआ देखो, ये वोल्टेज कितना गया है, 20 वोल्ट। ये बात समझ में आई है, जो इसके टोटल को गया है वो इन दोनों को जाएगा। तो यानी अब इसे कैपेसिटेंस कितनी थी 3 म्यू फेराड, और वोल्टेज हमने इसको कितना दिया 20 वोल्ट का, तो ये हो जाएगा 23 60 म्यू कूलम। इतना चार्ज देंगे इसको,
ऐसा ही होगा ना, जैसे कैपेसिटेंस 3 थी, टोटल वोल्टेज इसमें 20 वोल्ट का गया, मल्टीप्लाई करा दिया, इतना म्यू कूलम का हमें मिल गया। और चार्ज इन C3, चार्ज C3 में कितना होगा? चार्ज C3 में होगा Q3 इज इक्वल टू C3, यानी कि Q3 इज इक्वल टू C3 कितना होगा? ये देखो 8 म्यू फैराड का दिया गया, वोल्टेज दिया है 20, तो 25 जा 100, और यूनिट क्या लिखा जाएगा? म्यू कूलम। कुछ बात समझ में आ रही है कि भाई अब समझ में आ गया, इसमें जा रहा है 100 म्यू कूलम, इसमें जा रहा है 60 म्यू कूलम, इसमें जा रहा है 160 म्यू कूलम, 80 वोल्ट इसमें चला गया, 20 वोल्ट इसमें चला गया। चेक करें आंसर क्या लिखा हुआ है। तो आंसर बुक लिख रही है 160, पहले में 160 जाएगा, दूसरे में 60 जाएगा, तीसरे में 100 जाएगा। ठीक है, पहले वाले को आप 80 देंगे जो हमने निकाला, दूसरे वाले को आप 20 देंगे, इन्होंने सिर्फ 80 और 20 लिखा। क्या समझ गए हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है? लॉजिक्स हैं, सारे लॉजिक्स हैं, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, लॉजिक्स हैं सारे। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, इसको भी कर लीजिए। चलें जी, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है capacitor is charged through a large non-reactive resistance by a battery of constant voltage V. For this arrangement, if the capacitor has a capacitance of 10 mA and the resistance is 1 mega ohm, calculate the time taken for the capacitor to receive 90% of its final charge. क्या मतलब है इसका? आपको कह रहे हैं कि मान लीजिए कैपेसिटर को हम एक नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी कांस्टेंट वोल्ट की बैटरी के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे बैटरी की जो हमारे जो कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस है, चार्जेस स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, वो है 10 म्यू फेराड। अगर हमने रेजिस्टेंस लगा रखी है 1 मेगा ओम की और हमारा कैपेसिटर 90% चार्ज हो गया है, तो ये बताइए टाइम कितना लगा होगा। तो मैं सबसे पहले यहां पर इसका डेटा बनाऊं और मैं कहूं कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस थी वो थी 10 म्यू फेराड। क्या 10 को मैं म्यू की वैल्यू -6 लिखूं और मैं इस 1 और ये -6 को 10 की पावर -5 फेराड लिख सकता हूं? कैपेसिटेंस कितनी है? ये म्यू फेराड था ना, म्यू की जगह -6 रखा, -6 + 1 -5, कैपेसिटेंस हो गई 10 टू द पावर -5 फेराड। और जो रेजिस्टेंस हमने दी है वो हमने दी है 1 मेगा ओम्स की। 1 मेगा ओम्स का मतलब है 10 की पावर 6 ओम्स, 1 मेगा यानी 10 की पावर 6। टाइम हमसे पूछा गया है, जबकि कैपेसिटर जो चार्ज हो गया है, यानी जो टोटल चार्ज उसने रिसीव किया, ये था ओवरऑल चार्ज। ये कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज जो कि स्टोर होना चाहिए था, जो कि आना चाहिए था। ये क्यू इंडिकेट करता है उस चार्ज को जो कि रिसीव हुआ है। इसका रेशो आपको दे दिया गया है 90%, कि टोटल में से कितना रिसीव हो गया? 90% रिसीव। ठीक, तो आपने यहां पर चार्जिंग इक्वेशन को यूज करना है। चार्जिंग इक्वेशन है हमारे पास Q इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर -t ओवर RC। ये हमारे पास चार्जिंग इक्वेशन। Q इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर -t अपॉन RC, ये चार्जिंग इक्वेशन है। अब Q ओवर Q का रेशो हमें दे दिया गया है 1 माइनस e माइनस t की पावर RC। अच्छा, इस 90% को जब मैं यहां रखूंगा Q ओवर t, तो ये 90% यहां आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर -t ओवर RC। इस 90% को जब मैं परसेंटेज से निकालूंगा और 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.9, 1 माइनस e टू द पावर -t RC। मुझे कैलकुलेट करना है टाइम, हमने मालूम करना है टाइम ना, तो ये t निकालना है। ये हमारी चार्जिंग इक्वेशन थी। 90 Q ओवर Q का रेशो हमें दे दिया गया था, जो चार्ज रिसीव हुआ ये Q इंडिकेट करता है जो चार्ज रिसीव हुआ, और ये Q इंडिकेट करता है जो टोटल चार्ज था। उनका रेशो 90% दे दिया गया था कि इतना हो गया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मैं कहता हूं ये माइनस e की पावर -t अपॉन RC जो है, इसको उठाकर यहां ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस e की पावर t अपॉन RC इज इक्वल्स टू, ये 0.9 वहां जाकर 1 से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.9। ये माइनस वाली वैल्यू को उठाया इधर ले आया, ये 0.9 वहां ले गया, वहां जाकर माइनस। ये माइनस का था, इसको याद रखना, पावर तो नेगेटिव ही रहेगी, बेस का साइन चेंज हो जाएगा। e की पावर -t अपॉन RC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9 बिकेम 0.1। t की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ln e की पावर -t अपॉन RC इज इक्वल्स टू ln 0.1।
अब जो लॉग का रूल है कि जो जिस पावर में आती है वो बेस में आ जाती है, यानी टी ओवर आर सी बेस में आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एन ई। एल एन पॉइंट वन कैलकुलेट करते हैं। तो एल एन पॉइंट वन इज -2.3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एल एन से ई कैंसिल हो जाता है, लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हमने कर दिया। हमने बोला टी ओवर आर सी इज इक्वल टू 2.3। आर सी यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। तो हम बोलेंगे आर थी टोटल रेजिस्टेंस जो कि 1 मेगा ओम की थी, यानी 10⁻6। सी थी टोटल कैपेसिटेंस जो कि 10⁻⁻5 फैराड हमने बनाई थी। तो फिर हम बोलेंगे 2.3 10⁻6 10⁻⁻5 बेसिस इन पावर है, तो 6 - 5 10⁻1 यानी कि 10 बचेगा। 6 - 1 10⁻1 बचेगी। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 23 सेकेंड्स। तो टाइम हमें मिल रहा है कितना? 23 सेकेंड। क्या समझ में आया है कि इसके अंदर हमने क्या किया है? होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया हो। कर लीजिए इसको। चलिए जी, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी ऑफ 10 किलोवाट आवर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। कह रहे हैं कितनी कैपेसिटेंस होनी चाहिए कैपेसिटर की कि वो 10 किलोवाट आवर की एनर्जी स्टोर कर सके 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर। एक्चुअली में हमने बतानी है कितनी कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की, जबकि एनर्जी आपको दे दी गई है किलोवाट आवर। तो एनर्जी आपको दी गई है इस सवाल में 10 किलोवाट आवर, जिसको हम यकीनन जूल्स के अंदर लेकर आएंगे। तो आप याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स की। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स के। हमारे पास 10 किलोवाट आवर है, तो हम 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं। जब 10 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर 10 की पावर 6 से जब आप एक दफा 10 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 मिल जाएगी। यानी एनर्जी जो है वो हमारे पास है 3.6 एक्सपोनेंट 7 जूल्स की। इतनी एनर्जी दें और कितना वोल्टेज रखें? 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखें, तो ये बताइए कितनी कैपेसिटेंस होगी। अच्छा, यहां पर ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर हम इसको भी किससे इंडिकेट कर देते हैं? यू से। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं। तो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। बुक में भी मौजूद, डेरिवेशन मौजूद। हमने कैपेसिटेंस निकालनी है, टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू यू। यू कितना है, यानी एनर्जी कितनी है? 3.6 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय वोल्टेज का स्क्वायर, यानी 1000 का स्क्वायर। 1000 को मैं 10 की पावर 6 लिखता हूं और उसका स्क्वायर कर देता हूं, सॉरी 10 की पावर 3 लिखता हूं। ये 1000 था ना, 1000 को 10 की पावर 3 लिखता हूं और उसका मैं स्क्वायर कर देता हूं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएं, तो जब 3.6 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, तो इट बिकेम 7.2 एक्सपोनेंट 7 ओवर ये 10 की पावर 6। चेक कर लें सर, 3.6 मल्टीप्लाई 7.2। अब हम आगे क्या करेंगे? 10 की पावर 6 से आप इसको कैंसिल करेंगे, पावर 1 बचेगी, यानी 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि कितनी कैपेसिटेंस आ रही है? कैपेसिटेंस आ रही है 72 फैराड की। ये देखिए 7.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 फैराड। यही आंसर बुक भी लिख रही है। क्या समझ में आया आपको कि इसके अंदर हमने क्या किया है? हमें एनर्जी दे दी गई थी, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो इसको आप पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी किलोवाट आवर में दी गई थी, तो पहले मैंने आपको किलोवाट आवर से जूल में लाने का रिलेशन बताया है। जूल में कन्वर्ट किया, एनर्जी हमें जूल में मिली, हमने फॉर्मूले को चलें जी, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a 2 mu farad capacitor and a 4 mu farad capacitor are connected in parallel across a 300 volt potential difference. Calculate the total energy stored in the capacitor। दो कैपेसिटर हैं आपके पास, एक इस तरीके से कनेक्टेड और एक इस तरीके से कनेक्टेड। और एक इस तरीके से कनेक्टेड। क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C1 हमें दे दिया गया है कितना? 2 म्यू फेराड, और C2 हमें दे दिया गया है कितना?
4 म्यू फेराड कनेक्टेड है कैसे पैरेलल में, 300 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप इनको दे रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितनी टोटल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है। तो C1 प्लस C2 यानी 2 म्यू फेराड प्लस 4 म्यू फेराड यानी कि टोटल कैपेसिटेंस आ गई 6 म्यू फेराड। ऐसा ही है टोटल कैपेसिटेंस। एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर। सी कौन सा आएगा, इक्विवेलेंट वाला। टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है ना, टोटल कैपेसिटेंस की एनर्जी निकालनी है, तो टोटल कैपेसिटेंस 6 म्यू फेराड है। तो ये 6 म्यू फेराड यहां रखें, तो 6 म्यू फेराड को रखेंगे 10 एक्सपोनेंट -6। वेलोसिटी रखेंगे हम 300 है, 300 को हम लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट 2 का होल स्क्वायर, 300 को हम 3 एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं। फिर हम बोलेंगे कि हमारे पास जो है 1/2 को मैं लिख देता हूं 0.5 इंटू 6 एक्सपोनेंट -6 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करा लें। 6 9 जा 54, 54 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 54 को आप समझ लीजिए कि आप 2 से डिवाइड कराएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 27। ये -6 और +4 वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 और +4 वैल्यू हो जाएगी -2। आप पॉइंट टू द मूव कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.27 जूल्स। चेक करें कि आंसर यही लिखा हुआ है 0.27 जूल। जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है 0.27 जूल। तो ये वो एनर्जी है जो कि कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर हो रही होगी। क्या समझ में आया है आपको कैसे किया गया है? एक दफा क्रॉस चेक और कर लेते हैं। 0.27 जूल्स। ठीक, तो होपफुली ये वाला न्यूमेरिकल आपको पूरा समझ में आया होगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड थे, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, फॉर्मूला पुट किया और आंसर निकाल लिया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए जी आइए इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो लास्ट न्यूमेरिकल कह रहा है अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर रिजल्टिंग इन 54 म्योकूलम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कह रहे हैं कि एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है हमने एक कैपेसिटर के साथ जिसके अंदर चार्ज स्टोर होता है 54 म्योकूलम का। ये बताइए उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। तो आइए जरा, तो आपको कह रहे हैं कि बैटरी जो हमने लगा दी है वो लगा दी है 12 वोल्ट की, और हमें जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है 54 म्योकूलम, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 54 एक्सपोनेंट -6 कूलम। मुझसे पूछा गया स्टोर्ड एनर्जी बताइए। स्टोर्ड एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, यही होता है। अब हमें बताए Q इज इक्वल टू CV, तो इससे C की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी Q/V। अगर मैं Q इज इक्वल टू CV से C की वैल्यू निकालूं तो V में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड, C की वैल्यू बनेगी Q/V। अगर इस फॉर्मूले में मैं C के बजाय Q/V रख दूं और ये V स्क्वायर, तो V से V का स्क्वायर कैंसिल, देन 1/2 QV इज अनदर फॉर्मूला फॉर द स्टोर्ड एनर्जी। ऐसा ही है ना, मैं C के बजाय अगर Q/V रख दूं तो V से V कैंसिल, अनदर फॉर्मूला फॉर द स्टोर्ड एनर्जी इज Q इज इक्वल टू 1/2 QV। तो 1/2 Q की वैल्यू कितनी है 54 एक्सपोनेंट -6 इंटू वोल्ट कितना है 12 वोल्ट। तो आपने कहना है 2 1 जा 2 6 जा, फिर आप 54 को मल्टीप्लाई करा लीजिए 6 के साथ। 54 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ कितना मिलेगा 336। 54 है ना 324, बिल्कुल ऐसे ही। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ मिलेगा 324 एक्सपोनेंट -6 जूल्स। बुक आंसर क्या लिख रही है, बुक लिख रही है 3.24 एक्सपोनेंट -42। क्या मुश्किल है, पॉइंट क्या मूव करा लो एक दो दफा। 3.24 और इसमें वो +2 कराओगे तो ये हो जाएगा -4 जूल। तो जो स्टोर्ड फॉर्म की एनर्जी है वो है 3.24 एक्सपोनेंट -4 जूल्स। तो ये न्यूमेरिकल था कि जिसके अंदर आपको कैपेसिटेंस की बजाय क्यू दे दिया गया। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, कर लीजिए इसको भी। तो आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो हमारे ये सारे थे कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो होपफुली अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल सारी वीडियोस के अंदर सॉल्व किए हैं आपको सारे समझ में आए होंगे। किसी भी एक के अंदर आपको कोई डिफिकल्टी पेश आती है तो हमें जरूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।